हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी एसपीडी देख रहे थे और एसपीडी में वही हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग फोकस कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम समय है, तो सबसे पहले काम वो किया जाता है जहाँ से प्रश्न पूछा जाए उसे पहले पढ़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और एसपीडी में बहुत ऐसा चीज़ है जो बहुत फालतू की चीज़ें हैं। आप किस एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ रहे हैं ज़रूरी मतलब डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एसपीडी में फोकस करना ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहाँ कहाँ से आता है। बाकी तो बहुत सारा चीज़ है, इतना सब कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कोविड-19 से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से प्रश्न पूछेगा, है ना। VBI जहाँ पे होगा हम ज़रूर बताएंगे। चलिए देखते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत, है ना। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुआ था, ये सब कोई जानता है। और WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कोरोना को, जो कोविड-19 है, WHO के द्वारा कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 11 मार्च 2020 को इसको महामारी घोषित किया गया, वैश्विक महामारी, इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह हो सकता है साइंस टेक में पूछे या आपको बायो से पूछ दे, है ना। बीमारी, रोग, ये सब चीज़ें हैं, एक प्रश्न ज़रूर पूछता है। इसका संबंध क्या है, करंट से है। और कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यही पूछ रहा है। और ये हो जाएगा आपका फेफड़ा, फेफड़ा प्रभावित होता है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज कब किया गया, कहाँ किया गया, है ना। पहला मामला कहाँ दर्ज हुआ, तो पहला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह केरल में दर्ज हुआ था, है ना। केरल में दर्ज होता है। और देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ पे हुआ था, ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे। कोरोना वायरस कोविड-19 की अगर बात है तो इससे मृतक पहला जो मृत्यु हुआ वो किस राज्य में हुआ, तो कर्नाटक में होता है, इंपॉर्टेंट है। पहला मामला आपको केरल में मिलता है, मृत्यु सबसे पहला कर्नाटक में होता है। और पीएम ने, प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब किया था, 22 मार्च 2020 को, है ना। यहाँ पे कर्फ्यू लगाने की अपील की गई, 22 मार्च 2020 को किया जाता है। और देखिए भारत में प्रथम बार जो लॉकडाउन लगा, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन, यह हो सकता है आपसे पूछ दे। 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2020 तक ये लागू रहा, मात्र 21 दिनों तक प्रथम बार लॉकडाउन लागू किया गया। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य है वो आपका पंजाब हो जाएगा, है ना, पंजाब हो जाएगा। और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। और कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, मनीष कुमार हैं, मनीष कुमार। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी कौन है, अंडमान निकोबार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ये है केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखेंगे अंडमान निकोबार हो जाता है, जो 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। देखिए अभी आपको पता है कि कोविड-19 वैक्सीन जितने लोग भी लिए हैं, ये चेतावनी है सारे लोगों के लिए, है ना। क्योंकि उस समय गवर्नमेंट भी आपको उतनी पढ़ी लिखी उस समझ नहीं था, कंपनियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रचार भी करवा दिया गया। भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुआ है और ये आंकड़ा भी है। और कहा जाता है कि अभी 2021 का जो जनगणना पारित करना था उसको अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा रोक के रखा गया। हालांकि देखिएगा इसका साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत ही खतरनाक है। खैर चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। साइंस टेक में हम उसको बताए हुए हैं। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा। 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कहता है कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। कोविड-19 के खिलाफ, है ना, खुडोल पहल संबंधित किससे है, यह मणिपुर से संबंधित हो जाएगा। और पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापत्तनम से नागपुर के बीच में, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर हो जाएगा, और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ। दूसरी ऑक्सीजन बोकारो से लखनऊ और पहली विशाखापट्टनम से नागपुर। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया। 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो जाता है। टीका उत्सव कब मनाई जाती है, हो सकता है ये पूछ दे। 11 से 14 अप्रैल 2021 को टीका उत्सव मनाया गया। ठीक है, टीका उत्सव। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन हो जाता है? तो ये पहला देश है क्यूबा। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? बोरिस जॉनसन है, जो ब्रिटेन के हैं। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव क्या हो जाएगा? बयान हो जाता है, जम्मू कश्मीर का। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला जो शहर है वह भुवनेश्वर हो जाएगा, है ना। पहला शहर क्या है? भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और पहला गांव बयान हो जाता है, जो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, मुक्त होने वाला यानी कि वहाँ पे कोविड-19 सब खत्म हो गया, सब एकदम खत्म, वो हो जाएगा स्लोवेनिया, जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्लोवेनिया कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। चलिए ये भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि विभिन्न चरण में भारत का कोविड टीकाकरण जो अभियान है किया गया, है ना। प्रथम चरण में पूछा जा सकता है आपसे, इसका शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुआ, है ना। उम्र था फ्रंट लाइन कर्मचारियों को सबसे पहले देना। दूसरे चरण में देखिएगा 4 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक हुआ, और ये 60 वर्ष या अधिक, 45 वर्ष या अधिक जो हैं इन्हीं को दूसरे चरण में दिया गया। और यहाँ पे देखिएगा जितने भी बूढ़े लोगों को दिया गया, लगभग 80-90% लोग गायब ही हो गए, है ना। इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। तीसरा चरण हम लोग देखेंगे 1 मई 2021 से 3 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 ये हो जाता है। और ये देखिए सबसे पहले 18 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से अधिक और फ्रंट लाइन कर्मचारियों 60 वर्ष से अधिक के लोगों को यह टीकाकरण करवाया गया, है ना। 16 मार्च 2012 से 14 वर्ष तक होता है। 10 अप्रैल को सामान्य रूप से 18 से 59 वर्ष हेतु, और 26 ये देख रहे हैं, है ना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न 1 या 2 पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। जो भी सैन्य अभ्यास है यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। डेजर्ट नाइट 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, पूछा जा सकता है किन 2 देशों के बीच में हुआ? कौन सा? तो डेजर्ट नाइट 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नाइट 2024 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, किन देशों के बीच हुआ? तो यहाँ पे देखिए 3 कंट्री है, भारत है, फ्रांस है और यूएई है। ठीक है। सदा तनसिक अभ्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा तनसिक अभ्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा तनसिक अभ्यास 2024 किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, सदा तनसिक अभ्यास होता है ना। सदा तनसिक अभ्यास हो जाएगा। अगला देखिए डेजर्ट साइक्लोन जो 2024 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और यूएई के बीच होता है, भारत और यूएई के बीच हो जाता है। अगला देखिए अयुत्या अभ्यास 2024, अयुत्या अभ्यास यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अयुत्या अभ्यास किन 2 देशों के बीच? तो भारत थाईलैंड हो जाएगा। मिलन 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलन 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह बहुराष्ट्रीय हो जाता है, 1 से अधिक, है ना, 2-3 से अधिक हो जाता है। और देखिए 11वां खंजर अभ्यास 2024, खंजर याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, पूछने की संभावना है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। खंजर कौन सा? तो क्रम में भी याद रखिए 11वां। और दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 जो है भारत और मिस्र के बीच होता है ना, भारत और मिस्र हो जाएगा साइक्लोन अभ्यास 2024 का। सबसे ज़रूरी है आपके लिए डेजर्ट नाइट, सदा तनसिक अभ्यास, डेजर्ट साइक्लोन याद रखिएगा, अयुत्या अभ्यास, मिलन हो जाएगा, खंजर साइक्लोन हो जाता है। ये सब तो एकदम रट्टा होना चाहिए, है ना। 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिनबैक्स जो हम लोग देखेंगे 4था चरण का है,
विनबैक्स जो है 2023, ये भारत वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। भारत और वियतनाम विनबैक्स 2023 से यह संयुक्त अभ्यास हुआ था। किनके बीच में? तो भारत वियतनाम के बीच में। 17वां आपको सूर्य किरण अभ्यास हुआ। सूर्य किरण भी याद रखिएगा। सूर्य किरण भारत और नेपाल हो जाएगा सूर्य किरण। चलिए आगे देखा जाए। सूर्य किरण किनके बीच है? भारत और नेपाल है। देखिए आस्ट्रा हिंद अभ्यास है ना, आस्ट्रा हिंद अभ्यास, इससे पता हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो 14वां क्रम का है, वज्र प्रहार अभ्यास है ना। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है ना, भारत और अमेरिका के मध्य होता है। त्रिशक्ति प्रहार 2023 का हुआ। भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के साथ ये संयुक्त अभ्यास होता है। उसके बाद मित्र शक्ति अभ्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। मित्र शक्ति अभ्यास है। सी गार्जियन, ये भी याद रखिए, चीन और पाकिस्तान के बीच होता है सी गार्जियन जो संयुक्त अभ्यास है, ये हो जाएगा चीन और पाकिस्तान के मध्य में। बोंगो सागर जो अभ्यास है 2023 का, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोंगो सागर अभ्यास। 7वां काजिंद अभ्यास जो है पूछा जा सकता है, यह भारत कजाकिस्तान है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए है ना। 7वां काजिंद अभ्यास पूछा जा सकता है, भारत और कजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला पॉइंट हो जाएगा मारुएक्स 2023 जो है संयुक्त अभ्यास, यह म्यांमार और रसिया के बीच में हुआ था। हरिमौ शक्ति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11वां संप्रीति अभ्यास जो है, 11वां संप्रीति अभ्यास 2023 है, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा है ना। 5वां ऑसियनेक्स है ना, आसिनडेक्स जो है 2023, 5वां क्रम में 5वां याद रखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। 30वां सिम्बेक्स जो है, 30वां सिम्बेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 21वां वरुण अभ्यास जो है, वरुण याद रखिए, भारत और फ्रांस है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण हुआ। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 27वां मालाबार युद्धाभ्यास जो है, यह क्वाड देशों द्वारा होता है, उसके बाद देखिएगा नोमाडिक एलिफेंट जो अभ्यास है, यह भारत मंगोलिया के बीच होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 7वां जिमेक्स 2023, यह भारत जापान के बीच होता है। इसे भी याद रखिए। जिमेक्स 2023 जो होता है युद्धाभ्यास 7वां क्रम में होता है ना। चलिए आगे देखा जाए। ये आपका हो जाएगा सुरक्षा ब्रांड 2023 युद्धाभ्यास जो है, चीन हो, रूस हो और ईरान, ये तीनों देशों के मध्य में संयुक्त अभ्यास होता है। सुरक्षा ब्रांड है ना। खान क्वेस्ट अभ्यास, यह बहुराष्ट्रीय है। खान क्वेस्ट अभ्यास 12वां क्रम का है। एक्वेरियन अभ्यास जो है, एक्वेरियन पूछा जा सकता है, भारत और मालदीव के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए है ना। एक है छठा एकता अभ्यास, एक कथा है ना, एकता अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच में है। इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन शक्ति अभ्यास जो है, यह भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के बीच में हुआ था है ना। टाइगर शार्क 14X है ना, 2023 का अभ्यास जो है बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य में हुआ था। एक और भी देखते हैं अल मुहिदे अल हिंदी है ना, ये युद्धाभ्यास था भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा समुद्र शक्ति जो अभियान है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। कॉर्पेट जो है 35वां कॉर्पेट जो है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत और थाईलैंड के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था। कॉर्पेट है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कॉर्पेट हो जाएगा। यहाँ पे 7वां अजय वारियर है ना, क्या कहता है, अजय वारियर जो है 2023 का भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। ये है अभ्यास इनियोस कॉज जो है, यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो जाता है। कूप इंडिया 2023 देखेंगे, भारत और अमेरिका हो जाएगा। और 10वां स्लाइनेक्स है ना, स्लाइनेक्स जो है यह आपको भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। चलिए और भी कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये जो स्थान इसमें जो हम लोग देखे हैं इतना ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं कराया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है। यहाँ पे नवगठित जांच जो समितियां हैं है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे
नवगठित जो जांच समितियां हैं, है ना, ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है नवगठित जांच समितियां, है ना, क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति की अध्यक्षता किसने किया था, है ना, समिति की अध्यक्षता किसने किया था। हो सकता है ये ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सके, है ना, आपसे पूछा जा सके कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, है ना, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति जो बनाई गई उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आर.के. गोयल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया, है ना, आर.के. गोयल के द्वारा। चलिए मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल हो जाती है इसकी अध्यक्ष, है ना। और मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व जो किया वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा, ये भी पूछा जा सकता है, अजय लांबा है। देखिए चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति कौन सी बनी थी, जिसकी अध्यक्षता कौन की थी, ये पूछा जा सकता है। और ये है ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव, इनका नाम है राजेश गोपाल नाम है ना, क्या नाम है, राजेश गोपाल नाम रहता है, ठीक है, राजेश गोपाल। चलिए आगे देखा जाए। ए.आर. दबे समिति, है ना, ए.आर. दबे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु किया गया था, पूछा जा सकता है। ए.आर. दबे समिति का संबंध किससे है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी से संबंधित ये समिति का गठन किया गया था। प्रदीप नंदरा, है ना, नंदराजोग समिति जो है यह डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु यह समिति बनाई गई थी। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता जो है ना, किसको बनाया गया, तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा को बनाया गया और सुधीर कुमार सक्सेना है इसमें, ठीक है। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप श्रीवास्तव हो जाते हैं। डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु जो है, देखिए डीटीसी बस की बात है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था, है ना। खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति बनाई थी जिसका अध्यक्ष ओपी अग्रवाल हो जाते हैं, ओपी अग्रवाल, है ना। और लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हो जाते हैं, है ना, जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी थे, जिसके अध्यक्ष कौन बने, नरेंद्र मोदी बनते हैं। पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति कौन बना था, जिसकी अध्यक्षता कौन हुए, तो ये भी भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। टीआरपी आकलन हेतु एक समिति बनाई थी, है ना, क्या है, तो टीआरपी आकलन हेतु एक समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति बनाए जाते हैं, है ना। एक और भी है, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु एक जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष राजीव कुमार हो जाते हैं, है ना। उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष राजीव कुमार हो जाते हैं। तनावग्रस्त संपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन बने, के.वी. कामत हो जाएंगे। और स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल जो बनाई गई उनका नाम है जी किशन रेड्डी, है ना। पराली जलाने पर रोक, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पराली जलाने पर रोक संबंधी जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष मदन बी लोकुर हो जाएंगे, मदन बी लोकुर हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए पराली जलाने पर। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कोविड-19 वैक्सीन जो है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित, है ना।
तो कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकारी पैनल का अध्यक्ष कौन बनाया गया? आर.एस. शर्मा को बनाया गया, आर.एस. शर्मा। ठीक है। अजय भल्ला जो समिति है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु यह समिति बनाई गई। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, जिसके अध्यक्ष मुकुंद कम शर्मा बनते हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, बहुत चर्चा में रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के.एस. रेड्डी हो जाते हैं, डॉक्टर के.एस. रेड्डी हैं। और डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति का जो संबंध है वह विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु बनाई जाती है। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुरक्षा समिति का अध्यक्ष जो है राजेश भूषण को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को बनाई जाती है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को बनाई जाती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं गोम मंत्रियों का समूह जो गठित है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एस.सी. सियलदास समिति जो है असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाई गई थी, है ना। SCL जो है याद रखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए नारी शक्ति वंदना जो है ना, ये नारी शक्ति वंदना जो है 2023, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नारी शक्ति जो वंदना है ना, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, PBI है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहता है कि महिला आरक्षण से संबंधित ये हो जाता है यह विधेयक, और इसीलिए है ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, 128 संशोधन विधेयक जो 2023 है, 128 जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है ना। कितना? तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में यह जो अधिनियम है महिलाओं को 33% आरक्षण जो है उसका प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा, है ना, जो 15 साल के लिए होगा। अगला पॉइंट कहता है कि इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। ये भी पूछा जा सकता है, अर्जुन राम मेघवाल ने कहाँ पे पेश किया? लोकसभा में, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पूछा जा सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किससे है? तो महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित है, जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में इसे लागू किया जाएगा 15 वर्षों के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद बहुत चर्चा में रहा है ये जो अधिनियम है बहुत चर्चा में रहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहते हैं कि नागरिक संशोधन बिल, जिसको CA कहते हैं, 2019 में, है ना, 2019 में लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 19 को क्या किया गया? पारित कर दिया गया। कौन सा? तो CA है। इसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह भी हो सकता है पूछे, जो 2019 का जो एक्ट आया है, किसमें संशोधन किया गया? 1955 में। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। ठीक है। और कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रहा ही रहा, इसके बाद इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत BBI, जो भी BBI हम बता रहे हैं उसे याद रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए सदस्य पूछा जा सकता है, कोई भी सदस्य दे देगा और पूछेगा बताइए इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया हो जाएगा, है ना। अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और भी नीति जो बनाई गई जो बहुत चर्चा में रहा, है ना, बहुत चर्चा में रहा, इसका पक्ष और विपक्ष भी बहुत सारा चीज़ था, है ना। बहुत ऐसे
विद्वानों का मानना था कि यह शिक्षा नीति अच्छा नहीं बनाया गया, जो पक्ष में इसको बनाया उनका मानना उनका था कि सबसे बढ़िया बनाया गया है। तो चलिए, नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई, है ना। कब? तो 29 जुलाई 2020 को किया गया। पूछा जा सकता है यह के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, यही सवाल पूछा है, के कस्तूरी रंजन। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई है। और यह जो शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, है ना। धारा 370 तथा 35A समाप्त हो गया, है ना। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और धारा 370 और 35A को क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ये पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि 370 धारा और 35A का धारा कब हटाया गया? 11 अगस्त 2019 को। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, कब बन के अस्तित्व में आए? तो 31 अक्टूबर 2019 को आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा नीति आयोग हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीति आयोग का गठन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, है ना। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था, जो इम्पोर्टेंट है। और नीति का देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाता है इसका फुल फॉर्म। याद रखना जरूरी है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। कहता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री को नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था, है ना। और ये सवाल एक बार पूछ चुका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाता है जीएसटी को लेकर के, है ना, जिसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? यह भी सवाल पूछा हुआ है। 1 जुलाई 2017 को, है ना। इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाई जाती है ना। कब लागू हुआ भारत में जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है, वस्तु एवं सेवा कर है। 111वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, जो आपके लिए 111वां संविधान संशोधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया? तो 101वां हो जाएगा। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। कितना इंपॉर्टेंट है? 15 डिजिट हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। कितने डिजिट हो जाएंगे? तो 15 डिजिट हो जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या कहता है। चलिए यहाँ से ये जो सवाल है आपका, ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से हमेशा सवाल पूछे गए हैं, समझे। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा उसका हम चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा छोटा में दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, है ना, इसका स्थापना कब हुआ? देखिए इसका स्थापना 1919 में हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है ना। मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो, है ना। और पूछा जा सकता है कि ILO में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अभी हाल ही में 187वां जो कंट्री है उसका नाम क्या है? तो टोंगा हो जाता है, जो हाल ही में सदस्यता ग्रहण किया है, टोंगा, है ना, टोंगा हो जाएगा। एक और भी इम्पोर्टेंट है इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में होता है, जिसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में बनाया गया। लियोन्स फ्रांस में है और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इंटरपोल के, जुर्गेन स्टॉक होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 194। और 194वां जो सदस्य है किरीबाती हो जाता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरीबाती किसका? तो इंटरपोल का।
उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में होता है राष्ट्रमंडल की, और इसका मुख्यालय लंदन में है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड हो जाते हैं, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड हो जाएंगे। और इसमें देशों की संख्या 54 है। 54वां देश हो सकता है आपसे पूछे, और 54वां देश आपका कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव, है ना। अगला देखते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका। इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतरेश को बनाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 193 कंट्री है, और 193वां जो कंट्री है वो दक्षिण सूडान है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला 193वां जो सदस्य है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में हुआ, है ना, जिसको IMF बोलते हैं हम लोग। इसकी स्थापना 1945 में होता है, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है, और इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सदस्यों की संख्या 190 है ना। इसमें सदस्यों की संख्या 190 हो जाता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि 190वां सदस्य कौन हो जाएगा? तो अंडोरा हो जाएगा। यही सवाल पूछा जाएगा आपसे। हो सकता है कि यही पूछे कि 190वां जो सदस्य है, जो नया सदस्य बना, वह कौन सा कंट्री है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो ये हो जाएगा अंडोरा, है ना, अंडोरा हो जाता है। विश्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसके जो अध्यक्ष है अजय बंगा हो जाते हैं, अजय बंगा। और इसमें सदस्यों की संख्या 189 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 189वां कंट्री का नाम कौन है जो अभी सदस्य ग्रहण किया है? तो नौरू हो जाएगा, है ना। ये सदस्य देश आपका नौरू हो जाता है, नौरू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है 1945 में इसका निर्माण हुआ। इसका मुख्यालय रोम इटली में बनाई जाती है, और इसके अध्यक्ष क्यूब डोंग्यू हो जाते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1945 में गठन होता है। इसका मुख्यालय हेग है, नीदरलैंड की राजधानी है। और यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जियोन ई डोंग्यू हो जाएंगे। यूनेस्को 1945 में इसका गठन हुआ, पेरिस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष है, और 195 सदस्य हो जाते हैं इस संगठन में। चलिए यूनिसेफ हम लोग देखते हैं। यूनिसेफ जो है 1946 में गठन हुआ, निर्माण इसका न्यूयॉर्क मुख्यालय हो जाता है। प्रमुख इसके कैथरीन रसेल है, और इसमें 191 कंट्री हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसका स्थापना होता है। जिनेवा मुख्यालय है इसका, स्विट्जरलैंड। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। सदस्यों की संख्या 194 हो जाता है ना। अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अब हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, है ना, OECD, जिसका स्थापना 1961 में हुआ, और इसका मुख्यालय पेरिस में फ्रांस में है। ये महासचिव माथियास कार्मन बने। इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? 37 है। सदस्यों की संख्या कितना है? 37 हो जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि 37वां देश कौन है? तो 37वां देश जो हो जाएगा सदस्य, जो कोलंबिया को बनाया गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया को। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नाटो, है ना। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1949 में इसकी स्थापना किया गया, 1949 में, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा, बेल्जियम में। और इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हो जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हो जाएगा कि इसमें 31 टोटल कुल सदस्य हैं। 31वां सदस्य हो सकता है आपसे पूछे, जो फिनलैंड हो जाता है ना। कौन हो जाएगा? इसके जो सदस्य है ना, ये फिनलैंड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है 1950 में इसका गठन होता है ना, 1950 में। और इसका मुख्यालय जिनेवा है। उच्चायुक्त फिलिप ग्रांडी है, 135 सदस्य।
यूरोपीय संघ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1958 में इसका स्थापना हुआ, है ना। ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है बेल्जियम में। उर्सुला वॉन डेर लेयन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं और इसमें 27 देश शामिल हैं और ब्रिटेन अब यूएन का सदस्य नहीं रहा, यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। चलिए देखते हैं ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके महासचिव हैथम अल घीस है। 13 देश है, कतर इक्वाडोर अब बाहर हो गया है, ये भी पूछा जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में स्थापना हुआ जिसका मुख्यालय जकार्ता है, इंडोनेशिया, और इसके इल्हाम अलेव जो अध्यक्ष हो जाते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 120 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात किया जाए कि इसकी स्थापना 1961 में हुआ, लंदन इसका मुख्यालय है और महासचिव इग्नेस कैलमर्ड हो जाते, 150 सदस्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुआ। संघाई इसका मुख्यालय है चीन में, अध्यक्ष उसका डिल्मा रूसेफ हो जाते हैं। 9 सदस्य, 9वां सदस्य का नाम है मिस्र, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। आसियान देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जो है, इसका भारत सदस्य इसका नहीं है। 1967 में स्थापना होता है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव काओ किम हाउर्न हो जाते हैं और इसमें 11 सदस्य, 11वां सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तिमोर को बनाया गया। कौन सा 11वां सदस्य? पहले 10 था, अभी 11वां सदस्य बना है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दक्षेस 1985 में इसकी स्थापना हुआ। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ईसाला रोबल बिराकुन है इसके अध्यक्ष और इसमें 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना। G15 1989 में स्थापना हुआ, जिनेवा मुख्यालय है, ठीक है। और 17 इसमें विकासशील देशों का यह संगठन हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कहता है 2006 में इसका स्थापना हुआ। जिनेवा इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है फ्रेडरिक बिलेगास इसके अध्यक्ष हो जाते हैं और 47 सदस्य देश है। 47वां सदस्य हो सकता है, आपसे पूछ दे, चेक गणराज्य हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा है। नागोजी अंकोजी इबोला इसके अध्यक्ष हैं। 164 इसमें कुल सदस्य है। 164वां सदस्य आपसे पूछ सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान हो जाएगा। अशेम 1996 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा और 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाते हैं। बिम्स्टेक हम लोग देखते हैं जिसका स्थापना आपको हुआ 1997 में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, जहाँ पे मुख्यालय है। महासचिव तेंजिंग लेकफेल हो जाते हैं। सदस्यों की संख्या कितना है? 7 है ना। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में इसका स्थापना हुआ। बीजिंग इसका मुख्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महासचिव झांगमिंग है जो चीन के हैं। 9 सदस्य है। 9वां सदस्य कौन बना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेबी ये पूछा जा सकता है ना। किसका? तो SCO का 9वां सदस्य कौन बना? ईरान हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में गठन हुआ। हेग इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड की राजधानी है। पियोत्र हॉफमैनेस्की इसके अध्यक्ष हैं। 124 सदस्य हो जाते हैं। 124वां सदस्य कौन है? मलेशिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इब्सा जो है 2004 में इसका गठन होता है। लुगानो इसका मुख्यालय है जो स्विट्जरलैंड में है। 3 देश है, कौन कौन? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स जो 2009 में इसका स्थापना हुआ। संघाई इसका मुख्यालय है ना, चीन में। सरगुई रायवकू इसके अध्यक्ष हो जाते हैं और इससे 5 सदस्य, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2015 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है। महानिदेशक अजय माथुर है। 102वां सदस्य जो है, टोटल 102 सदस्य है। 102वां सदस्य जो है एंटीगुआ एवं बारबुडा हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जितना भी इम्पॉर्टेंट है, जो फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्या पढ़े क्या छोड़े ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, ताकि लगे, है ना, कमेंट्स अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें वहाँ से हमको जानकारी भी होती है। आपके डिमांड पे भी हम ज़रूर ध्यान देते हैं, ठीक है। और ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।